हेलो ऑल कैंडिडेट आईएएस एस्पिरेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारे यूट्यूब चैनल ए प्लस आईएएस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हमारी जिस टॉपिक पे क्लास होने जा रही है, पब्लिक पॉलिसी हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है, लोक नीति। तो उसकी आज 10वीं क्लास होने जा रही है। ठीक है, लोक नीति 10 आज क्लास होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल न्यू टॉपिक है। रोज हमारा नया नया टॉपिक रहता है, तो आज हमारा बिल्कुल न्यू टॉपिक है। आज का टॉपिक का नाम है हमारा नीति निर्माण में संस्कृति, सदाचार तथा मूल्यों की क्या भूमिका है। यानी नीति निर्माण में संस्कृति, सदाचार और मूल्यों की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हमारी स्टडी बिंदुवार चर्चा होगी। हर एक बिंदु को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट हमारी क्लास होगी। हर टर्म को हम अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ आपको जो पढ़ा रहा हूँ पूरा फोकस करते हुए आप वीडियो को देखें, अच्छी तरह से देखें, सुने और अभ्यास करते हुए, लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए आप प्रिपरेशन करें और हर टर्म को अच्छी तरह से समझे, क्योंकि मैं यहाँ हर टर्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, हर वर्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी ईमानदारी, ऑनेस्टी से अपनी प्रिपरेशन करें और वीडियो को शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखें, सुने और उसके बाद में अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत लेटेस्ट टॉपिक है। पॉलिसी मेकिंग का ये अच्छा टॉपिक है कि नीति निर्माण में संस्कृति, सदाचार और मूल्यों की क्या भूमिका रहती है। आज के टाइम में और पहले भी क्या भूमिका रहती थी और आज के टाइम में भी क्या भूमिका रहती थी, कौन कौन से एलिमेंट नए जोड़े गए हैं, उन सब की हम डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक पॉलिसी। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है लोक नीति 10, उसमें जो हमारा टॉपिक है कि नीति निर्माण में सदाचार, संस्कृति तथा मूल्यों की क्या भूमिका है। नीति निर्माण सबसे अहम बात होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के लिए नीति निर्माण सबसे अहम बात होती है। और अगर अपन संस्कृति की बात करें तो हमारा देश ऐसा है जो पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का कल्चर नंबर 1 है। इस बात को आप मान के चलिए, हमारे देश का जो कल्चर है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और जो हमारा सदाचार है, जो हमारी मॉरलिटी है, उसकी नीति निर्माण में क्या भूमिका रहती है, जो हमारे मूल्य हैं, जो फैक्ट है, जो वैल्यूबल बातें हैं, उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है नीति निर्माण में। तो उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे, आज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर टर्म को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप पूरा फोकस करते हुए वीडियो को देखिए, सुने और फिर उसके बाद अपनी तैयारी करें। ठीक है, अब देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आंसर क्या है कि नीति निर्धारकों द्वारा नीतियां निर्धारित करते समय समाज में मौजूद रीति रिवाजों, मूल्यों तथा विश्वासों, प्रतिमानों, परंपराओं आदि को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। जो नीति निर्धारक होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, उनको नीति का निर्धारण करते समय आज के टाइम में जो समाज में मौजूद, जो हमारे सबसे पहले रीति रिवाज है नंबर फर्स्ट, जो हमारे वैल्यूबल फैक्ट है नंबर 2, मूल्य है, जो हमारे विश्वास पात्र बातें हैं, प्रतिमान जो है हमारे, प्रतिमान का मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके क्या रूल्स है, क्या हमारा ट्रेडिशन है आज के टाइम में, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जो सारी बातें मैंने बताई है, नीति निर्माण में इनको शामिल करना बहुत जरूरी है, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो आपका नीति निर्माण सही नहीं होगा, पॉलिसी मेकिंग सही नहीं होगा। तो पॉलिसी अगर मेकिंग सही नहीं होगा तो आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा, और अगर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो जनता का कल्याण सही नहीं होगा। जनता का कल्याण सही नहीं होगा तो वो एक आलोचना का पॉइंट बनेगा, सरकार के प्रति आलोचना रहेगी। इसलिए नीति निर्धारण में, नीति निर्माण में नीति निर्धारकों द्वारा ये सारी चीजें शामिल करना कंपलसरी है। इस बात का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है और गवर्नमेंट को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, नीति निर्धारण के समय केवल मुख्य संस्कृति ही नहीं बल्कि विभिन्न उप संस्कृतियों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। देखिए, नीति निर्धारण के समय बैन बातों को ही नहीं, सिर्फ मुख्य संस्कृति को ही ध्यान में रखना कंपलसरी नहीं है। यानी मुख्य संस्कृति को ही ध्यान में रखना कंपलसरी नहीं है, बल्कि विभिन्न जो हमारी उप संस्कृतियां हैं, जो हमारी सब कल्चर जो बना हुआ है, उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी नीति निर्माण में सब कल्चर को भी इन्वॉल्व करना आवश्यक है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो एक रूल्स है, इस तरह से नीति निर्माण का एक फैक्ट रूल है, इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रभाव डालने वाली या उप समूह के विश्वासों एवं परंपराओं को प्रभावित करने वाली लोक नीतियों के निर्माण में यथासंभव बचने की कोशिश की जाती है। देखिए, ये जो भी लोक नीति निर्माण के जो गुण बताए मैंने, लोक नीति निर्माण के समय जब लोक नीति का निर्माण किया जाता है तो क्या करती है सरकार, इन सब गुणों से बचने की कोशिश करती है। जो हमारे विश्वास है, जो हमारे और जो हमारी परंपरा है, ट्रेडिशन है, इनको प्रभावित करने वाली जो लोक नीतियों के निर्माण से इन सब गुणों से वो बचने की कोशिश करते हैं। इन सब गुणों को वो शामिल नहीं करते। जब तक पब्लिक पॉलिसी में ये सारे गुण शामिल नहीं होंगे, पॉलिसी मेकिंग में ये सारे गुण शामिल नहीं होंगे, तब तक हम जनता के विश्वास को हासिल नहीं कर पाएंगे। और जनता के विश्वास को अगर हम हासिल नहीं कर पाएंगे तो हमारी सरकार चलाना व्यर्थ है। ठीक है, प्रशासन चलाना व्यर्थ है। अब देखिए, नीति निर्धारण प्रक्रिया में सदाचार एक प्रभावी भूमिका रहती है। सदाचार यानी हमारा जो आचरण है, नीति निर्माण में ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन शामिल होते हैं। तो एक अच्छी नीति, एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए सदाचार यानी टैक्टफुल होना बहुत जरूरी है।
सदाचार इज मस्ट एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकिंग। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, सदाचार बहुत कंपल्सरी है, बहुत मस्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है, इसको अच्छी तरह समझते हैं अपन। देखिए हमारी जो स्टडी हम कर रहे हैं, हमारी जो क्लास चल रही है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चल रही है। जो IAS मेंस लोक प्रशासन का जो सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन का जो सिलेबस है आपका पेपर फर्स्ट का, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ये जो लोक नीति है ये आपका टॉपिक 10 है, उसमें पब्लिक पॉलिसी, उसकी 10वीं क्लास है, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। नीति निर्धारकों, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, नीति निर्धारकों को इस तथ्य के अनुरूप नीतियां बनानी चाहिए कि अनैतिक होने का भाव किसी भी स्थिति में प्रकट है। यानी नीति निर्धारकों को इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए, इस तरह से नीति बनानी चाहिए कि उसमें अनैतिकता, इमोरलिटी का कहीं भी भाव पैदा नहीं हो, अनैतिकता की स्थिति कहीं भी पैदा नहीं हो। यानी सारा काम मॉरल होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए, अनैतिक वर्क नहीं होना चाहिए। अनैतिक वर्क का मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के विपरीत नहीं होना चाहिए, रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नैतिक वर्क होना चाहिए, मॉरल वर्क होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए किसी शुद्ध उद्देश्य, अब शुद्ध उद्देश्य एक वर्ड आया है। शुद्ध उद्देश्य का मतलब होता है किसी फिक्स एम को, जो हमारा कोई निश्चित उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए समानता, न्याय, स्पष्टता आदि को दांव पर कभी नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी किसी निश्चित और फिक्स उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समानता, इक्वलिटी नंबर फर्स्ट, न्याय नंबर थर्ड, स्पष्टता, इनको कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए, कभी भी इनको दांव पर नहीं लगाना चाहिए। यानी इनको कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए। एक सही तरीके से हमें नीति निर्माण करना आना चाहिए, जिसमें एक पॉलिसी मेकिंग का जो एक सिस्टमेटिक सिस्टम है वो हमारा होना चाहिए, ठीक है ना, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे बताया गया मनुष्य की बुनियादी गरिमा को सहज कर रखना। देखिए नीति निर्माण में यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रॉ, जो मनुष्य की बुनियादी गरिमा है उसको सहज कर रखना। मनुष्य की जो बुनियादी गरिमा है उसको कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसी नीति होनी चाहिए कि मनुष्य की जो गरिमा है, उसका जो व्यवहार है, जो उसका आचरण है, जो उसका सेल्फ एस्टीम है, उसको कभी भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करते हुए नीति निर्माण हमें करना है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज मस्ट। हमारे देश का संविधान बहुत विस्तृत, सबसे वाइड संविधान है, देश का सबसे अच्छा संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और अम्बेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। इसीलिए जो भारत देश संविधान को रक्षा करते हुए हमें पॉलिसी मेकिंग का काम करता है। संविधान रक्षा विद पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य संरचना को कायम रखना। जो हमारी राज्य की स्ट्रक्चर है, जो हमारा राज्य का ढांचा बना हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट का ढांचा बना हुआ है, उस संरचना को हमें कायम रखते हुए नीति निर्माण करना है। यानी राज्य की संरचना को कोई ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए। राज्य की संरचना को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। राज्य की संरचना एज इट इज जैसी है उसको रहते हुए हमें नीति का निर्माण करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जनतांत्रिक भावनाओं को ऊंचा उठाना। जो हमारा देश जनता का, जनता के लिए जनता जनार्दन है, तो जनता की भावनाओं को हमें ऊंचा उठाना है, जनता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है। नीति निर्माण के समय जनता की भावनाओं को ऊंचा उठाना है, ठीक है। न्याय संगत व साफ सुथरा काम, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल वर्क होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल वर्क। एक साफ सुथरा नेचर का काम और बिल्कुल न्याय संगत, बिल्कुल जुडिशियल सिस्टम को अप्लाई करते हुए एक साफ सुथरा काम होना चाहिए और रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा काम होना चाहिए, ठीक है। मुद्दों पर सैद्धांतिक रूप, जो मुद्दे उसमें शामिल किए गए हैं उस पर थ्योरेटिकल बात होनी चाहिए, व्यवहारिक बात नहीं होगी, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक बात। सिद्धांत बनाते हुए, सिद्धांतों पर चर्चा करते हुए हमें पॉलिसी मेकिंग का काम करना है। ये जो कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। अब देखो इसमें आगे और क्या बात बताएगी, इसको आप समझिए अच्छी तरह से। संकीर्ण दलगत या व्यक्तिगत स्वार्थों से चिपके रहने की अपेक्षा ज्वलंत मुद्दों एवं मांगों पर नीतियों का निर्णय करना। देखिए नीतियों का निर्णय करते समय, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीति बनाते समय सबसे पहली बात डिसीजन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिसीजन का। डिसीजन आप सही ले पाएंगे तब जाके सही नीति निर्माण होगा और सही नीति इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। डिसीजन का सबसे अहम रोल रहता है नीति निर्माण में। तो डिसीजन हमें कैसे लेना है, जो संकीर्ण दलगत भावना, ये हिंदी के वर्ड है, संकीर्ण दलगत या व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए। नीति निर्माण करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक तो संकीर्ण दलगत भावना नहीं होनी चाहिए नंबर फर्स्ट, और नंबर 2 व्यक्तिगत स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी अपेक्षा जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य के मुद्दे और मांगे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्णय करना। आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी मुद्दे हैं, जो भी मांगे हैं, जो भी आज के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए
डाटा कलेक्ट करना और फिर नीतियों का डिसीजन लेना, नीति निर्माण के लिए डिसीजन लेना, ये सबसे अहम बात है, समझने वाली बात यही है। ठीक है, अब देखिए, तथा सभी संबंध लोगों की भावनाओं, विश्वास और रुझानों का आदर करना, नीति निर्माण के समय उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनके विश्वास को हासिल करना, विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना, और उनका नीति में क्या रुझान है, क्या उनकी भूमिका है, उसको भी ध्यान रखना, और इनमें सभी लोगों का हमें आदर करना, सभी लोगों का रेस्पेक्ट करना, सभी लोगों का रेस्पेक्ट करते हुए पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिसीजन काम में काम करना है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, आदि कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें नैतिक मुद्दे अथवा सदाचार की संज्ञा दी जा सकती है। ये जो उपरोक्त मैंने बिंदु आपको बताए हैं, ये ऐसे बिंदु है जिन्हें नैतिक मुद्दे कह सकते हैं, या उनको सदाचार, एक सिस्टमेटिक तरीका उनको कह सकते हैं। नंबर फर्स्ट, नैतिक मुद्दे कह सकते हैं, सदाचार एक आदर की भावना उसको कह सकते हैं, इनकी संज्ञा में दी जा सकती है। और एक तरह से ये नीति निर्माण की गुण है, प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, ये आप कह सकते हैं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, दिस इज द क्वालिटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, अब देखिए, और इन्हें नीति निर्धारकों द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो भी उपरोक्त बातें मैंने बताई है, जो भी नीति निर्धारक होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं, नीति का निर्धारण करने वाले होते हैं, उनको इन बातों को वो कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। नीति निर्माण में ये सारी चीजें उनको शामिल करना ही करना जरूरी है। इनको वो नजरअंदाज करके किसी भी पॉलिसी मेकिंग का वो निर्माण नहीं कर सकते हैं, ना पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ना निर्माण कर सकते हैं, ना डिसीजन ले सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, जनता में जो बढ़ती जागरूकता है, विपक्षी दलों की भूमिका है, स्वार्थ फोटो कार्यक्रमों, प्रेस आदि की भूमिकाओं के अंतर्गत नीति निर्धारकों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। देखिए, आज के टाइम में जो जनता के साथ हो रहा है, जनता में एक तो जागरूकता बढ़ गई है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, जो हमारे विपक्षी दलों की भूमिका है, वो भी गवर्नमेंट होती है, उसमें जो विपक्षी दलों की भूमिका उस समय रहती है, जो स्वार्थ गुट है, स्वार्थ गुट बने हुए, उनका क्या रोल रहता है, प्रोग्राम का क्या रोल रहता है, ठीक है, प्रेस का क्या रोल रहता है, प्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेस इज द रिलेटेड टू मीडिया, प्रेस का क्या रोल रहता है, आदि की भूमिका अंतर्गत नीति निर्धारकों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इन सबको ध्यान रखते हुए जो भी नीति निर्धारक होते हैं, उनको ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है, उनके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, पूरा इंतजाम किया जाता है, उनके ऊपर पूरी ध्यान उनका रखा जाता है, बहुत निगरानी रखी जाती है। ठीक है, तो जो नीति निर्माताओं का कोई भी अनैतिक करते कभी सहन नहीं कर सकता। नीति निर्माता जो भी होते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग में सबसे अहम रोल होता है, निर्णय में सबसे अहम रोल होता है, तो उनका जो भी अनैतिक करते हैं या अनैतिक व्यवहार है, वो कभी भी सहन नहीं कर सकता, कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता। ये फिक्स रूल है नीति निर्धारकों के लिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। हर गवर्नमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अकॉर्डिंग रोटेट होता है, तो जो नीति निर्धारक होते हैं, उनके लिए ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि उनको किसी भी प्रकार का अनैतिक व्यवहार उनका टॉलरेट नहीं किया जाएगा, किसी भी कंडीशन में, एनी कंडीशन नॉट टॉलरेट टू इमोरल बिहेवियर। ठीक है, अब देखिए, इसमें आगे क्या बताया गया है, मूल्यों का व्यक्तिनिष्ठ होने संबंधी तत्व प्राय नीति निर्धारकों के लिए समस्या पैदा कर देती है। देखिए, कोई भी मूल्य जो हमने निर्धारित कर रखे हैं, वैल्यूएबल मूल्य है, उनका व्यक्तिनिष्ठ होने संबंधी तत्व, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है सेल्फिश, सेल्फिश होने संबंधी, जहां सेल्फिश की वाली बात आ जाती है, वहां नीति निर्धारकों के लिए ऑटोमेटिक समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि सेल्फिश में स्वहित होता है, जनता का हित नहीं होता है। ठीक है, हमें जनता के हित को ध्यान रखते हुए नीति निर्धारकों को उस तरह से काम करना है, तो सेल्फिश की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी व्यवस्था में मौजूद मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। कोई भी अरेंजमेंट है, आपको किसी प्रकार की व्यवस्था है, उसमें जो वैल्यूएबल फैक्ट है, जो वैल्यूएबल बातें हैं, उसका बिल्कुल ऑनर करना मस्ट नेसेसरी। वैल्यूएबल फैक्ट का ऑनर आप जितना करोगे, उतना ही नीति निर्धारक सही तरीके से काम करेंगे और अच्छी नीति बनेगी, अच्छी पॉलिसी बनेगी और जनता का अच्छा हित होगा। ठीक है, अब देखिए, किंतु एक उपयोगी, वस्तुनिष्ठ एवं नैतिक तरीके से जिसमें मूल्यों एवं तथ्यों का नीति निर्धारण के समय समावेश किया गया, लेकिन उसमें मूल्यों का सम्मान तो करना है, लेकिन उसमें किस बात का ध्यान रखना है कि एक उपयोगी, वस्तुनिष्ठ एवं नैतिक तरीके से, वो एक उपयोगी होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, बिल्कुल डिस्क्राइब होना चाहिए, नैतिक तरीका उसमें होना चाहिए। मूल्य एवं तथ्यों का नीति निर्धारण के समय समावेश किया गया, लेकिन उसमें जो मूल्य हैं, वैल्यूएबल फैक्ट है, और जो तथ्य हैं, फैक्ट है, उनका समावेश भी किया गया, वो नीति निर्धारण के समय। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ये जो दो चार बातें मैंने बताई है, इनका नीति निर्धारण में सबसे अहम योगदान रहता है और उनका विशेष ध्यान रखना हमें जरूरी है। अब देखिए, जो पब्लिक पॉलिसी है, लोक नीति है,
उसके 6 प्रमुख सामाजिक मूल्य उभर कर हमारे सामने आए हैं। वो 6 सामाजिक मूल्य कौन कौन से हैं उसको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा एक एक। ठीक है, जो सबसे पहला मूल्य है वो है आपका व्यक्तियों में समानता, यानी व्यक्तियों में आपस में इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब नीति निर्धारक बैठते हैं नीति का निर्माण करने के लिए तो व्यक्तियों में समानता होना बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव ऊंच नीच जाति से रिलेटेड या किसी बात से रिलेटेड कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, व्यक्ति की स्वाधीनता, व्यक्ति को स्वाधीनता होनी चाहिए, आजादी होनी चाहिए, ताकि वो फ्रीडम रख के काम कर सके। किसी प्रकार का प्रेशराइज नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब तक अगर आपका सर पे या दिमाग पे कोई प्रेशर है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही काम नहीं कर पाएंगे। यानी स्वाधीन होकर काम करना है, फ्रीडम होकर काम करना है। समान समाज में अमन चैन की भावना होनी चाहिए, अमन चैन सुख समृद्धि, मतलब समाज में शांति बनी रहे, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 4, व्यक्तियों को न्याय संगत होना चाहिए। हर कदम पे उनको न्याय मिलता है, किसी प्रकार का उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय की भावना होनी चाहिए, उनको न्याय मिलता है। ठीक है, 5वां पॉइंट है इसमें न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रिया। बिल्कुल जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू आपकी न्यायपूर्ण निर्णय प्रक्रिया होनी चाहिए। डिसीजन आपका ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल न्याय युक्त हो, उसमें जुडिशरी की भावना हो, न्याय युक्त आपका डिसीजन हो, और सरकारी गतिविधियों की प्रभावपूर्णता, जो भी सरकारी गतिविधियां होती है, जो भी सरकारी एक्टिविटी होती है, वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। यानी जब तक सरकारी गतिविधियां प्रभावपूर्ण नहीं होगी हम जनता के ऊपर अच्छा इफेक्ट नहीं डाल सकते, जनता का विश्वास हम हासिल नहीं कर सकते, और सरकार जब तक जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाएगी, ये कोई गारंटी नहीं कि नेक्स्ट बार कोई सरकार वापस आ जाए। इसलिए जनता का विश्वास हासिल होना बहुत जरूरी है, इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। ठीक, ये जो उपरोक्त मैंने 6 बिंदु आपको बताए हैं, ये नीति निर्धारण में इनका अहम योगदान रहता है। इन 6 बिंदुओं को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आपको अच्छी तरह से समझाया। इनका नीति निर्धारण में काफी योगदान रहता है, बहुत ही महत्व है नीति निर्धारण में, इनका बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार संस्कृति, सदाचार तथा मूल्य किसी नीति निर्धारण के विश्वास को केंद्रित करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ये जो सारी स्टडी की हमने, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नीति निर्धारण में संस्कृति, सदाचार, मूल्य ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मतलब विश्वास को केंद्रित करने में प्रभावी भूमिका ये निभाते हैं, इनका अहम योगदान रहता है, बहुत इफेक्टिव ये है, बहुत इफेक्टिव। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, ये तो हो गया नीति निर्माण में संस्कृति, सदाचार तथा मूल्यों की क्या क्या भूमिका रहती है। और आपके आईएएस मेंस में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नीति निर्धारण में संस्कृति, सदाचार और भूमिका को समझाइए। संस्कृति, सदाचार, भूमिका कैसे रोल अदा करते हैं, इसको आप समझाइए। ये आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट जो बिल्कुल न्यू पॉइंट है, भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण। ये नया टॉपिक है, भारत में नीति निर्धारण के अभिकरण। अभिकरण का मतलब आप एक तरह कह सकते हैं नीति निर्धारण के लिए क्या प्रयास होते हैं, भारत में नीति निर्धारण के लिए क्या प्रयास होते हैं, क्या अभिकरण होते हैं, कौन कौन से अभिकरण उसमें शामिल होते हैं। अब अगर उसमें सबसे पहले बात की जाए तो हमारा संविधान नंबर 1। भारत का संविधान नीतियों का मुख्य स्रोत है। ये जो भारत का संविधान है ये पॉलिसी का मेन रिसोर्सेज है। इस बात को आपको विशेष रूप में ध्यान रखना, जो संविधान है वो पॉलिसी का मेन रिसोर्सेज माना जाता है। ठीक है, और आईएएस मेंस में आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में नीति निर्धारण के अभिकरणों की डिटेल व्याख्या कीजिए। ये आपके आईएएस मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको विशेष पूरा फोकस करते हुए आप अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से सुने वीडियो को और अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप तैयार करें। ठीक है, अब देखिए नंबर 2 है प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व नीतियों के प्रेरणा स्रोत हैं। जो प्रस्तावना है संविधान की नंबर 1 वो नीति निर्धारण की प्रेरणा स्रोत है। और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं संविधान में, देखिए जब मैंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली थी आपके आईएएस स्ट्रीम में, तब मैंने आपको बता दिया था डिटेल में कि नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से होते हैं, वो मैंने सारी डिटेल क्लास आपकी ली थी। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये नीतियों के प्रेरणा स्रोत है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना आपको। संसद नंबर 2 बात की जाए, संसद हमारी जो संसद है वो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। तो सरकार की जो प्रमुख नीतियां वो संसद द्वारा स्वीकृत होती है। जो सरकार की प्रमुख नीतियां है वो संसद द्वारा ही स्वीकृत होती है, क्योंकि संसद में लोकसभा के मेंबर बैठते हैं, राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं और राष्ट्रपति उनके सर्वे सर्वा होते हैं, संसद के मेन अंग माने जाते हैं ये। तो ये नीतियों, अधिकतर नीतियां वहीं से स्वीकृत होती है। सरकार की मैक्सिमम नीतियां, मैक्सिमम पॉलिसी संसद द्वारा ही स्वीकृत होती है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद।
देखिए मंत्रिपरिषद का क्या योगदान रहता है? नीति निर्धारण की प्रमुख निकाय, निकाय का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, निकाय मीन्स एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, ठीक है। ये नीति निर्धारण का प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में सारे मिनिस्टर शामिल होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, सभी तरह के मिनिस्टर उसमें शामिल होते हैं और वो नीतियों के निर्धारण में अपनी अहम भूमिका रोल अदा करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे और कुछ बातें आपको बताऊंगा जो नीति निर्धारण में किनका अहम योगदान रहता है, उस कुछ देर बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि नीति निर्धारण में और किसका अहम योगदान है। देखिए अगली बात हम देखते हैं योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने क्या किया, जो पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ था, उसको चेंज करके इसका वर्तमान में नाम है नीति आयोग, यानी पॉलिसी कमीशन, इसका नाम है पॉलिसी कमीशन। इसमें क्या होता है, ये नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इस आयोग में बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, यानी इसका एक अध्यक्ष होता है। अभी कुछ टाइम पहले अरविंद पगडिया जो अध्यक्ष नियुक्त हुए थे नीति आयोग के, तो नीति आयोग में नीति निर्माण से रिलेटेड ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा संस्थान है जो नई दिल्ली में स्थित है और ये नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें जो सारे स्पेशलिस्ट लोग इसमें जो होते हैं वो नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। यानी ये गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या काम करता है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती है, जो 5 साल के लिए बनाई जाती है, 5 साल के लिए हमें क्या क्या विकास करना है, किस तरह से नीति को इम्प्लीमेंट करना है, वो था सारा 5 वर्ष के अंतराल में बिल्कुल हमें कंप्लीट करना होता है। तो जो पंचवर्षीय योजना बनाने में इस ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अभी वर्तमान में जो हमारी पंचवर्षीय योजना चल रही है, 14वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है राष्ट्रीय विकास परिषद, और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्यालय भी न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायपालिका, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। न्यायपालिका क्या करता है, जो भी नीतियां होती है उसकी समीक्षा करना, उसका एनालिसिस करना, एनालिसिस करने का काम न्यायपालिका का होता है। जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो नई दिल्ली में स्थित है, वो नीतियों की समीक्षा करने का काम करता है, ठीक है। अगर स्टेट में बात करें तो हाई कोर्ट नीतियों की समीक्षा करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर बात करें तो जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीतियों की समीक्षा करना, यानी नीतियों की समीक्षा करने का काम न्यायपालिका का होता है। नेक्स्ट है सलाहकारी समितियां। जो सलाहकारी समितियां होती है वो नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सलाहकारी समितियां यानी कुछ ऐसी एडवाइजेबल कमेटी होती है जो जनता को एडवाइस देने का काम करती है। पहले क्लास में मैंने बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा पोर्टल स्टार्ट किया है जिसमें आम आदमी भी अपनी राय व्यक्त कर सकता है, क्या पता वो राय भी सरकार को पसंद आ जाए तो उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो प्रेस का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। प्रेस इज रिलेटेड टू मीडिया, जो कोरेस्पोंडेंट होते हैं, जो मीडिया होता है, जो न्यूज चैनल होते हैं, उनका भी नीतियां बनाने में प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है प्रेस का। आज की तारीख जो मीडिया है हमारा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है नीतियों के निर्माण में, क्योंकि वो कहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं। जब गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो उस इंफॉर्मेशन को वो एनालिसिस करने के बाद में फिर वो नीति बनाने में डिसीजन लेते हैं, फिर वो नीति निर्माण करते हैं, फिर उस पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसी में आगे एक न्यू टॉपिक है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ये जो है न्यू टॉपिक है, इसको हम समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। नीति निर्माण के अंतर्गत नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन की समूची प्रक्रिया शामिल है। देखिए नीति निर्माण के अंतर्गत क्या रहता है, सबसे पहला उसका काम होता है नीति निर्धारण फर्स्ट, दूसरा होता है उसका इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन। ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूं कि नीति निर्माण के अंतर्गत सबसे पहला नीति का क्रियान्वयन, उसका निर्धारण करना, उसके बाद में सेकंड प्रोसेस रहता है उसका नीति का इंप्लीमेंटेशन करना, यानी उसका क्रियान्वयन क्या है। ये बहुत अहम बात रहती है नीति निर्माण प्रक्रिया, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वास्तव में पहले ये समझ लेना लाभप्रद होगा कि किस प्रकार मुद्दे या समस्याएं नीति एजेंडा तक पहुंचती है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि किस प्रकार मुद्दे या समस्याएं नीति एजेंडा तक पहुंचती है। यानी जो नीति एजेंडा होता है, नीति एजेंडा का मतलब जो नीति का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो नीति निर्माता होता है, जो नीति निर्माण करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस प्रकार कौन कौन से मुद्दे या समस्याएं उन तक पहुंच रही है, ये पहले हम समझ लेना चाहिए। पहले ही हमें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है, नीति एजेंडा तक पहुंच रही है। लोकतंत्र के अंतर्गत सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर जनता के प्रतिनिधि संसद तथा राज्य विधानसभाओं में आकर्षित करते हैं। देखिए लोकतंत्र के अंतर्गत जो सरकार का ध्यान उन समस्याओं की ओर जनता के प्रतिनिधि, सबसे पहले तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं संसद में
लोकसभा के मेंबर बैठते हैं, राज्यसभा के मेंबर बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो जो राज्य विधानसभा स्टेट में होती है, ठीक है, इसमें एमएलए बैठते हैं। ये आकर्षित करते हैं जनता की उन समस्याओं को, जनता की उन समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने का काम ये लोग भी करते हैं, ताकि एक अच्छी नीति बने और नीति का अच्छी तरह से इंप्लीमेंटेशन हो। अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो संसद में सारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट की बात करें तो सारे विधानसभाओं में एमएलए बैठते हैं, जिसको अपन विधायक कहते हैं, ठीक है, जिसका समाधान करने में सरकार विफल रही है। आज तक इन सारी समस्याओं का समाधान करने में सरकार अनसक्सेस रही है, कोई भी गवर्नमेंट अनसक्सेस रही है। इसके अतिरिक्त कुछ संगठित दबाव भी गुट भी होते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे संगठित दबाव गुट भी होते हैं जो नीति निर्धारण प्रक्रिया में अपना व्यवधान पैदा करते हैं। वो कोई बात ऐसी कहते रहते हैं ताकि वो नीति निर्माण में अवरोध पैदा हो, रुकावट पैदा हो, इस तरह का वातावरण वो लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए, हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो सरकार में किसी विशेष दिशा में कार्रवाई की मांग करते हैं। देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने उपरोक्त बात बताई है, वो सरकार में किसी विशेष दिशा में कार्रवाई का मांग करते हैं। कौन करते हैं? जो केंद्र में जो एमपी होते हैं, वे एमएलए, वो सरकार में किसी विशेष दिशा में कार्रवाई की मांग करते हैं। वो सरकार से कार्रवाई चाहते हैं, किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष टॉपिक के ऊपर वो कार्रवाई चाहते हैं, कोई विशेष मुद्दा हो उसके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं। तो वो केंद्र में वो संसद के ऊपर वो मुद्दा उठाते हैं, एमपी सारे जो हमारे देश के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और स्टेट की बात करें तो सारे एमएलए विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हैं, ठीक है। अब देखिए, सामाजिक प्रतिरोध के आंदोलन में विशेष समस्या या चिंताजनक क्षेत्र की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, सामाजिक प्रतिरोध के आंदोलन, सामाजिक प्रतिरोध के आंदोलन से तात्पर्य यह है कि समाज में ऐसे आंदोलन होते हैं जिनमें उसमें कोई सामाजिक ऐसी बात होती है जिसका विरोध होता है, सामाजिक बात विरोध होती है, या कोई ऐसी बात होती है जिससे विरोध से रिलेटेड कोई आंदोलन हो रहा है, उसमें कोई विशेष समस्या आ रही है या कोई चिंताजनक कोई बात है, तो उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कौन अदा करते हैं? एमपी व एमएलए, ठीक है। अब देखिए, ये जो आज की क्लास हमारी इंपॉर्टेंट हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। लास्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा है नीति निर्माण प्रोसेस, इससे रिलेटेड भी आपका आईएएस मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन प्रेजेंट टाइम, प्लीज डिस्क्राइब। ये आपके यूपीएससी मेंस, आईएएस मेंस, लोक प्रशासन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर फर्स्ट में कि आज के दौर में नीति निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इसको समझाइए। तो इसको आपको 150 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होगा, और मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है आपको। तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। अब देखिए, बार बार नहीं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी के बाद में जो उसका पॉलिसी मेकर है, फिर इसमें डिसीजन की बात आती है, फिर इसमें इंप्लीमेंटेशन की बात आती है। ये पॉलिसी का सी सिस्टम होता है। सबसे पहले तो किसी पॉलिसी को आपको निर्धारण करना है, फिर उसमें जो पॉलिसी मेकर शामिल होते हैं वो पॉलिसी का निर्धारण करते हैं, फिर वो पॉलिसी मेकर पॉलिसी का डिसीजन लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, फिर उस पॉलिसी का डिमांड किया जाता है, पॉलिसी मेकिंग, देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उसका किया जाता है। ये कुछ चरण होते हैं पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो ये जो आज की हमारी क्लास हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई है। लोक नीति 10 हमने आज की क्लास को स्टार्ट किया था कि नीति निर्माण में संस्कृति सिद्धांत मूल्य की क्या भूमिका है, इनको हमने पढ़ा। नीति निर्धारण में कौन कौन से अभिकरण शामिल होते हैं, उनकी भी हमने डिटेल व्याख्या की। लास्ट में हमने नीति निर्माण का क्या प्रोसेस रहता है, यानी 2-4 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं जो बहुत अच्छे टॉपिक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल एंड बी अलर्ट फॉर प्रिपरेशन एवरी टाइम। आप अच्छी तरह से तैयार करें, इन टॉपिक को समझ के बिल्कुल नोट्स बनाते हुए अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करें, ठीक है। तो आज की इस क्लास, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आज की क्लास पसंद आई, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे लोगों तक पहुँचाएं कि ये क्लास हमारी आज की जो हुई है, जो सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या जो भी आपका मॉनिटरिंग आप जैसे भी करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।